हेलो सभी का इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित में जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि 2025 में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के टीचर के लिए मैथमेटिक्स की स्पेशली बात करेंगे। इसमें हम तो जो सीटें अनाउंस की गई थी उनमें स्पेशली मैथ के टीचर के लिए जो टॉपिक आरपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, मैं पहले तो थोड़ा सा इस वीडियो में बेसिक बता देता हूँ, तुम्हें बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि हालांकि एक्चुअल में इस सिलेबस के अंतर्गत मैथ्स के लिए कौन कौन से टॉपिक फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत कॉमन हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि इतना ही पता होगा आप सबको अब तो कि दोनों ही वैकेंसीज के लिए जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो भी डिक्लेयर कर दी गई हैं आरपीएससी द्वारा। तो उस टाइम को भी हम थोड़ा देखते हुए जितने भी टॉपिक दोनों फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में कॉमन हैं उन्हें कंटेन करेंगे और जितना संभव हो सकता है बेहतर से बेहतर इस वीडियो का आप सब तक अच्छा सा कंटेंट पहुंच सके वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी बोला जाएगा, जो भी बताया जाएगा आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सके। ये इस वीडियो का मेन टारगेट यही रहेगा कि जितना भी बताया जाए वो सफिशिएंटली आप तक बेटर तरीके से पहुंच सके। तो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए केवल ये बता देता हूँ पहले तो शुरू में कि कौन कौन से टॉपिक हैं। इस पहले पेज पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप देख करके समझ जाएं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। बोलने से थोड़ा टाइम थोड़ा सा इस वीडियो का लंबा हो जाएगा, तो आप पढ़ करके समझ लें, ठीक है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसमें हम सबसे पहले वो टॉपिक ले रहे हैं जो थोड़े से मतलब दोनों में कॉमन है। उनमें भी पहला टॉपिक हम यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हालांकि फंक्शन से पहले सेट और रिलेशन ये वाले टॉपिक होते हैं, लेकिन उनको हम इग्नोर करते हुए पहले फ़िलहाल फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि उन पर भी हम एक बेसिक वीडियो बनाएंगे। तो अगर किसी को ये टॉपिक समझ में ना आए तो बाद में पहले वो वाली वीडियो देख ले, उसके बाद ये वाली वीडियो देख सकता है। तो ये आपको एक बार पहले पेज पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट कर दें हमारा टॉपिक जो मेन है आरपीएससी के अंडर जो आता है। और सभी वैकेंसीज़ के अंदर चाहे कोई सी भी इंडिया की वैकेंसी हो या कोई सी भी संस्था या कोई सा विभाग मैथ्स के अंदर इस टॉपिक को लेता है, उसके सब के लिए ये सफिशिएंट रहेगा, इतना पर्याप्त रहेगा। तो टॉपिक का नाम है फंक्शन। आप इस ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये पीडीएफ के द्वारा पढ़ाया जा रहा है पहली बात तो, और आपको केवल अपनी निगाहें पीडीएफ पर गड़ाए रखनी है और मैं जो बोलूँगा अपने कानों को मेरे बोलों के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है। केवल वही सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ और निगाहों को आवाज़ को सुनते हुए पीडीएफ में दोहराना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर फंक्शन हमारा टॉपिक है तो फंक्शन होता क्या है। फंक्शन यानी कि फलन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, देखो, माना कि एक्स और वाई दो एरिक्त समुच्चय हैं। एरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी सेट्स। एरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट अवश्य हो, खाली ना हो। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। तब स्मॉल एफ एक ऐसा नियम है जो एक्स के प्रत्येक अवयव को वाई के अद्वितीय अवयव पर प्रतिचित्रित करता है। का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो एफ एक ऐसा नियम है, इसका मतलब है कि कोई मशीन, किसी मशीन में हमने मान लो कोई चीज़ डाली, हमने किसी मशीन, जैसे मान लो मशीन गन्ने की यूज़ की है, अगर हमने मशीन में गन्ने का गन्ना डाला तो मशीन आउटपुट के रूप में हमें उसका जूस निकाल के देगी। तो फंक्शन भी बिल्कुल एक मशीन की तरह ही काम करता है। इसमें हम एक्स डालते हैं
और आउटपुट के रूप में y की वैल्यू निकल के आती है। तो x डालने पर y की जो वैल्यू निकल के आएगी उस y की वैल्यू को उस x का प्रतिचित्रण या प्रतिबिंब या प्रतिचित्रित कहा जाता है। फंक्शन में 2 पॉइंट इस परिभाषा से इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। मतलब डोमेन में जो जितने भी एलिमेंट जिन्हें हम नाम x दे रहे हैं, उन सभी x का प्रतिबिंब कोडोमेन में y विद्यमान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी प्रतिबिंब होगा, यानी कोडोमेन में डोमेन के एलिमेंट x का जो भी प्रतिबिंब y होगा वो अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। किसी भी एक x या दो x के लिए किसी भी एक x के y में दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। इस लाइन का मतलब ये है। तो बेसिकली बात ये है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। यहाँ तक की बात शायद क्लियर हो गई होगी। मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ। दैट मीन्स फंक्शन सच दैट x टू y, यानी कि फंक्शन जो वो x से y पर डिफाइन है। यहाँ पर कैपिटल X को हम डोमेन बोलेंगे और कैपिटल Y को कोडोमेन बोलेंगे। तो जो हमारा x आएगा वो कैपिटल X से आएगा और जो हमारा y आएगा वो कैपिटल Y में रहेगा। x के एलिमेंट की प्रतिबिंब y में बनेगा। ठीक है। अब कौन कौन से संबंध फलन होते हैं और कौन कौन से संबंध फलन नहीं होते हैं। देखो, संबंध जो होता है वो फलन होता है। ठीक है। किसी संबंध को ही हम फलन बोलते हैं। इतना मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि फलन कोई संबंध फलन होगा या नहीं होगा, तो उन पर हम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। ठीक है। अब आगे देखें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखें आप कि एक्स सेट में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ए, बी और सी, और वाई में 2 एलिमेंट दिए हुए हैं 1 और 2। ठीक है। एक्स के परिभाषा में बोला है कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट का वाई में प्रतिबिंब होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट एक्स का छूटना नहीं चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप देख रहे हो कि ए और बी की इमेजेस, तो ए की इमेज 2 है और बी की इमेज 1 है, जबकि सी की कोई भी इमेज इसमें नहीं बताई गई है। अगर सी की कोई इमेज नहीं बताई गई है तो ये स्ट्रक्चर एक संबंध को तो बताता है, लेकिन फलन की डेफिनेशन के अनुसार ये एक स्ट्रक्चर अब फलन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका कारण बगल में लिखा हुआ है। फलन नहीं है क्योंकि एफ ऑफ सी विद्यमान नहीं है। एफ ऑफ सी का मतलब ये है कि एक्स बराबर सी पर एक्स का प्रतिबिंब एफ ऑफ सी हमें नहीं दिख रहा, इसलिए हम कहेंगे कि ये फलन नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल में भी जो डोमेन है एक्स, उसके 3 एलिमेंट लिए हैं और को डोमेन के 4 एलिमेंट लिए हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। क्यों नहीं है फलन? फलन इसलिए नहीं है कि जो डोमेन का एलिमेंट ए है उसका प्रतिबिंब केवल और केवल एक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ए के एक प्रतिबिंब नहीं बल्कि 2 प्रतिबिंब 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसा हो जाए तो हम इस संबंध को फलन नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसलिए इस एलिमेंट की इस कंडीशन ने इस स्ट्रक्चर में डिफाइन इस संबंध को फलन होने से रोक दिया, इसलिए ये फलन नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, हम उस पर भी चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखें एक बार। थर्ड एग्जाम्पल में भी वही 3 पॉइंट हैं। एक्स में तो ए बी सी और वाई में हमने 3 पॉइंट 1 2 3 ले लिए। पॉइंट का मतलब यहाँ एलिमेंट्स है। ए बी और सी, ए की इमेज 1 है, अद्वितीय है, बी की इमेज भी 1 है, अद्वितीय है, और सी की इमेज भी 2 है, अद्वितीय है। यानी कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज वाई में अद्वितीय हमको मिल रही है। अगर एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज वाई में अद्वितीय मिल जाए और इमेज अद्वितीय रहे, यानी कि प्रतिबिंब अद्वितीय रहे, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोल देते हैं? फलन। इसलिए एक्स का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, भले ही वाई का एलिमेंट छूट जाए। क्लियर है? डोमेन का कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए फलन होने के लिए। को डोमेन का एलिमेंट रह सकता है एक्स्ट्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये स्ट्रक्चर एक फलन को दिखा रही है क्योंकि इसमें एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की
अद्वितीय इमेज y में हमको मिल रही है, दिख रही है। ठीक है, किसी भी फलन की इमेज को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? फलन को परिभाषित करने के लिए देखो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है f इज इक्वल टू सेट ऑफ a1 कॉमा b1 कॉमा c2। तो जो छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर a1 का मतलब ये है कि a का मतलब तो है x का एलिमेंट, और 1 का मतलब है x पर फलन की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है। इसी प्रकार b पर फलन की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है। इसी प्रकार c पर फलन की वैल्यू 2 प्राप्त हुई है। तो फलन को हम f ऑफ a बराबर 1, f ऑफ b बराबर 1, f ऑफ c बराबर 2 या f बराबर सेट ऑफ a1 b1 c2, इस प्रकार से ये दोनों ही प्रकार से दिखा सकते हैं। आगे हम और थोड़ा डिस्कस करते हैं, पढ़ देखते हैं। माना x बराबर दुनिया के सभी इंसान, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने। x बराबर क्या है? दुनिया के सभी इंसान। ये हमारा हो गया डोमेन। इस डोमेन पर संबंध r कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि r इज इक्वल टू पेयर ऑफ x कॉमा वाई, एक्स और वाई का पेयर, जहाँ पर x और y किस प्रकार से संबंधित हैं तो ये बोला गया है सच दैट x y का पति हो। ये संबंध x पर परिभाषित तो है, लेकिन ये बता रहा है संबंध कि युग्म में, पेयर में जो पहला एलिमेंट रहेगा वो दूसरे एलिमेंट का पति है, क्योंकि हमने x क्या लिया है? दुनिया के सभी इंसान लिए, तो x y का पति है। लेकिन नीचे देखें स्ट्रक्चर, v का संबंध 4 एलिमेंटों के साथ में हो रहा है। ठीक है, यानी b जो है 4 एलिमेंट के साथ में संबंध रखता है। b है बिंदुसार, एक शासक था बिंदुसार, और ये जो 4 एलिमेंट y में हैं ये उसकी पत्नियां हैं 4। तो क्या ये एक संबंध, ये संबंध तो है, लेकिन क्या ये फलन है? बताएं एक बार आप, क्या फलन है ये? एक बार सोचें, इस पर विचार करें। तो ये फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल b की इमेज एक ही एलिमेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर b की अद्वितीय इमेज नहीं मिल रही, बल्कि 4 एलिमेंट उसकी इमेज बन रहे हैं। y के 4 एलिमेंट b की इमेज बन रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। तो संबंध तो है, यानी कि b की 4 पत्नियां हो सकती हैं, ये संबंध तो सही है, लेकिन फलन होने की कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये फलन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देखें आप एक बार ध्यान से और समझने का प्रयास करें। फलन एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रत्येक अवयव के संगत अद्वितीय प्रतिचित्रण होगा। ठीक है, फलन एक ऐसा संबंध है। फलन क्या है? एक संबंध है। और कैसा संबंध है? ऐसा संबंध है जिसमें प्रत्येक अवयव के संगत अद्वितीय प्रतिचित्रण होगा, जो कि परिभाषा हमने शुरू में पढ़ ली थी, उसी का ही दूसरा रूप है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फलन का प्रांत क्या होता है? तो फलन का प्रांत किसे कहते हैं? देखें, प्रांत यानी कि यहाँ पर प्रांत से तात्पर्य है डोमेन, एक्स के अवयवों का समुच्चय, कैपिटल एक्स के अवयवों का समुच्चय, यानी जिन अवयवों की हम इमेज देखते हैं वो अवयव, उन अवयवों का जो सेट होता है उसे हम प्रांत बोल देते हैं। और यहाँ पर हम ऊपर जो हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे उनमें हमने एक्स के एलिमेंट ए बी सी लिए थे। तो ए वी और सी को लेकर के हमने जो सेट बनाया, ये सेट उस एक्स से वाई पर परिभाषित स्मॉल फलन एफ का प्रांत कहलाता है। ठीक है, प्रांत को हम कैपिटल डी और नीचे सबस्क्रिप्ट में हम स्मॉल एफ लिख देते हैं, इसके द्वारा दिखाते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बी सी, ये हो गया फलन का प्रांत। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा फलन का प्रांत क्या होता है। दूसरा पॉइंट है फलन का सहप्रांत, यानी कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन। वाई के अवयवों के समुच्चय, भाई एक्स के अवयवों का समुच्चय तो होता है प्रांत। तो अब एक्स के अवयवों की जो इमेज आएगी वो किस सेट से आएगी? तो जिस सेट वाई से एक्स के अवयवों की इमेज बनेगी, जिस सेट के एलिमेंट एक्स के अवयवों की इमेज बनेंगे, उस सेट के एलिमेंटों का सेट, उस सेट के एलिमेंटों का सेट
यानी कि y के अवयवों के समुच्चय। अब हमने पिछले उदाहरणों में हमने y के एलिमेंटों को 1 2 3 से दिखाया था, तो उनके लिए y के अवयवों के समुच्चय क्या बनेगा, 1 2 और 3। इस सेट को हम स्मॉल f का क्या कहेंगे, सहप्रांत या कोडोमेन कह देंगे। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। परिसर समुच्चय क्या होता है। हमने प्रांत देख लिया, सहप्रांत देख लिया, अब बारी है परिसर समुच्चय की। परिसर क्या होता है, तो पहली बात तो ध्यान से सुने। परिसर जो होता है वो सहप्रांत के एलिमेंटों से ही बनने वाला एक समुच्चय होता है। यानी कि सहप्रांत के वो सभी एलिमेंट जो प्रांत के अवयवों की इमेज रहे हों। ध्यान से सुने, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। सहप्रांत के वो सभी एलिमेंट जो प्रांत के एलिमेंटों के प्रतिबिंब रहे हों। यानी प्रांत के एलिमेंटों के जो अवयव सहप्रांत की अवयव इमेज बन रहे हैं, उन अवयवों को लेकर हम जो सेट बनाएंगे, सहप्रांत के अवयवों को लेकर के जो सेट हम बनाएंगे, उस सेट में हम प्रांत के अवयव के इमेजों को लेंगे और वो सेट ही हमारा परिसर कहलाएगा। दिखाते में हम परिसर सेट को एफ ऑफ एक्स के द्वारा है। एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स की इमेजों का सेट। ठीक है, तो क्लियर सी बात यही है कि परिसर क्या होता है, एक्स की इमेजों का सेट। क्लियर है, शायद ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो लिखा क्या गया मैथमेटिकल फॉर्म में, मैं बता देता हूँ तुम्हें एक बार। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ, सेट में कैपिटल वाई की वो सभी एलिमेंट स्मॉल वाई आएंगे जो सच दैट एक्स की इमेज बन रहे हैं, और एक्स जो है स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स से लिया गया है। तो कैपिटल एक्स के सभी एलिमेंट स्मॉल एक्स की इमेज एफ ऑफ वाई बराबर वाई हो, तो वो सभी वाई से बनने वाला समुच्चय परिसर कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टार पॉइंट लगा हुआ है, इसको देखें ध्यान से। रेंज सहप्रांत का सबसेट होता है, इस बात को आप क्लियर कर लें। रेंज सहप्रांत का सबसेट क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि रेंज में जो एलिमेंट आते हैं ना, वो सहप्रांत से ही लिए होते हैं। और पिछली मैंने देखो एक बार बैक करता हूँ इसको, यहाँ पे देखें आप इस वाले सेट में देखो, ये रहा ये वाला सेकंड थर्ड नंबर का, इसमें जो सहप्रांत वो है वाई। अब इस सहप्रांत वाई से जो हम परिसर सेट बनाएंगे, उस परिसर सेट में केवल और केवल दो ही एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। क्लियर है, तो परिसर सेट में दो एलिमेंट 1 और 2 आ गए, जबकि सहप्रांत में कितने एलिमेंट है, 3। ठीक है ना। तो सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है, यही है कि कोई सेट ए बी का सबसेट कहलाता है यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में से लिया गया हो, और यहाँ पर वाई का जो सहप्रांत है, सॉरी प्रांत परिसर है, वाई का जो परिसर है, उस परिसर में जो एलिमेंट हैं 1 और 2 वो वाई से लिए गए हैं, इसलिए परिसर इस सहप्रांत का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि परिसर जो होता है वो सहप्रांत का सबसेट होता है। तो परिसर इज सबसेट ऑफ सहप्रांत। इसीलिए परिसर में, अब देखो परिसर के मॉड लगाया हमने और सहप्रांत पे भी मॉड लगाया। मॉड का मतलब है परिसर में अवयवों की संख्या, परिसर समुच्चय में अवयवों की संख्या, और सहप्रांत का मॉड का मतलब है सहप्रांत समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो पिछले एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, परिसर में तो 2 अवयव थे और सहप्रांत में 3 अवयव थे। तो क्लियर हो गया होगा आपको इस पॉइंट से कि परिसर में अवयवों की संख्या सदैव ही सहप्रांत में अवयवों की संख्या से कम रहती है या बराबर हो सकती है। बराबर कैसे हो सकती है, तो कुछ एग्जाम्पल ये देख लो। सेकंड एग्जाम्पल देख लो। हालांकि सेकंड एग्जाम्पल में मान लो 3 एलिमेंट लेता, मैं केवल 3 ही एलिमेंट लेता, ठीक है ना। या मैं थर्ड वाला ले लो, थर्ड में अगर मैं 3 एलिमेंट लेता, 1 की इमेज, ए की इमेज में 1 ले लेता, सी की इमेज में 2 ले लेता, और बी की इमेज में 3 ले लेता, तो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो बन जाती। तो प्रत्येक एलिमेंट की अद्वितीय इमेज बन गई और वाई का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं। तो अब परिसर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वाई के सारे एलिमेंट, क्योंकि वाई के सारे एलिमेंट ही एक्स के सारे एलिमेंटों के क्या बन रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं।
और प्रतिबिंब का समुच्चय होता है परिसर। ठीक है ना। इसलिए अब यहाँ पर तो जो सहप्रांत है उसके भी तीन ही एलिमेंट हैं, और यहाँ से जो परिसर में एलिमेंट जाएंगे वो तीनों एलिमेंट चले जाएंगे। तो प्रांत और परिसर में अवयवों की सहप्रांत और परिसर में अवयवों की संख्या समान हो सकती है, लेकिन परिसर में सहप्रांत से अवयवों की संख्या ज़्यादा रही, ये कतई गलत है, सही नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि परिसर में अवयवों की संख्या प्रांत में अवयवों की संख्या से सदैव ही कम या बराबर रहेगी। ये पॉइंट भी प्रांत के लिए सही है और परिसर सहप्रांत के लिए भी सही है। परिसर में सहप्रांत से कम अवयव रहते हैं या बराबर रहते हैं, और परिसर में प्रांत से जो अवयव की संख्या रहेगी वो कम या बराबर रहेगी। तो पिछले एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा दिमाग घुमाएं तो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल जो हमने देखा था उसमें ABC की जो टोटल इमेज बन रही थी 1 और 2 बन रही थी। तो ABC तो प्रांत के एलिमेंट हैं। प्रांत में कितने एलिमेंट हुए? 3। और परिसर में कितने हो रहे थे? 2। तो परिसर में अवयवों की संख्या प्रांत में अवयवों की संख्या से कम रही। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके सामने। क्वेश्चन है कि संबंध x² + y² = 4 फलन है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है। तो कोई संबंध फलन होगा या नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट तो हमने ये देखा कि भाई प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और इमेज यूनिक होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे हम कि हम फलन होगा या नहीं होगा वो कैसे और बता सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये सर्कल बनाया, सर्कल का केंद्र मूल बिंदु है तो, और इसकी रेडियस 2 है, तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। मैं एक लाइन यहाँ बोल देता हूँ कि हमने एक्स और वाई प्लेन में मान लो कोई भी एक कर्व बनाया, उस कर्व को अगर हम उस कर्व के लिए हम वाई एक्सिस के समांतर अगर कोई रेखा खींचें, अगर उस कर्व के लिए हम वाई एक्सिस के समांतर कोई रेखा खींचें और वो लाइन जो वाई एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है, वो लाइन उस दिए गए कर्व को जो कि एक्स वाई प्लेन में बनाया गया है, उस दिए गए कर्व को एक से अधिक बिंदुओं पर कट कर दे। कितने बिंदुओं पर? एक से अधिक बिंदुओं पर। ठीक है। अगर वो लाइन जो वाई एक्सिस से समांतर है वो दिए गए वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर कट कर दे, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो संबंध दिया गया है वो संबंध एक फलन नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा रूप, दूसरी बात ये भी बोल रहा हूँ मैं साथ में, अगर उस वक्र को कोई लाइन जो कि वाई एक्सिस से समांतर है, अगर वाई एक्सिस से समांतर कोई लाइन उस वक्र को केवल और केवल एक ही बिंदु पर कट करे, तो हम कहेंगे वो संबंध एक फलन है। यानी कि वाई एक्सिस से समांतर हमने कोई लाइन खींची और उस लाइन ने केवल और केवल एक ही बिंदु पर उस दिए गए वक्र को कट करा, तो वो वक्र यानी कि वो वक्र जिस संबंध से बना है वो संबंध एक फलन होगा। उसके लिए केवल यही एक शर्त है ज्योमेट्रिकली कि हम वाई एक्सिस से समांतर कोई रेखा खींचेंगे और अगर उस रेखा ने केवल एक पॉइंट पर कट किया तो वो फलन है, और अगर एक पॉइंट पर कट नहीं किया, एक से अधिक पर किया, तो वो फलन नहीं है। इसलिए आपने एक नोट पॉइंट लिखा है, इसको पढ़ें। यदि वाई एक्स के समांतर कोई रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटे तब वह फलन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही बिंदु पर काटनी चाहिए, जैसे कि ये चित्र और बनाया हुआ है। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि हमने वाई एक्स से समांतर कोई रेखा खींची, अब वो रेखा तो इस वक्र को कितने बिंदु पर काटे? 3 पर, तो ये फलन नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? नीचे 2 डायग्राम और हैं, इनको भी देखें। राइट में जो है वो फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक लाइन खींचो वाई के समांतर, तो वो 2 पॉइंट पर काटेगी इसको हमेशा ही, और 2 पॉइंट पर काटा तो फलन नहीं। जबकि लेफ्ट में जो डायग्राम है वो फलन है। क्यों है? कि कोई भी लाइन खींचो आप वाई के समांतर, वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इसको कट करेगी, इसलिए ये क्या हो गया? फलन हो गया। शायद ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखें, एक क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा
इस क्वेश्चन को देखें कि यदि ए में, ए और बी तो सेट है, और ए में एम अवयव हैं, ए के मॉड का मतलब है ए में अवयवों की संख्या। अगर ए में एम अवयव हैं और बी में एन अवयव हैं, तब ए से बी पर कुल कितने फलन संभव हैं या कुल कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यदि ए में एम अवयव हैं और बी में एन अवयव हैं, तो ए से बी पर कुल कितने फलन संभव हैं, ये कैसे बता पाएंगे हम। नीचे देखो, सॉल्यूशन इसका किया हुआ है पहले से ही, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, ए में एम कितने अवयव है, एम, तो A1 से AN तक तो ए में एम अवयव हो गए, और बी में कितने अवयव हैं, एन, तो बी में B1 से BN तक के एन अवयव हो गए। ठीक है ना। हमें बताना है कि फलन कितने बन सकते हैं। फलन बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिबिंब जो होगा वो अद्वितीय होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, अगर ए की इमेज B2 मान लें हम, ठीक है ना, ए की इमेज B2 मान लें, यानी कि इधर कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट। अगर ए का कोई एक अवयव की इमेज, मान लो बी का कोई एक अवयव एन अवयवों में से कोई एक अवयव बनेगा। अगर एक से दो अवयव इमेज बनी, कैपिटल ए के किसी एक एलिमेंट के बी के दो अवयव इमेज बन गए, तो तब तो उस कंडीशन में वो फलन रहेगा ही नहीं। इसलिए ए के एक एलिमेंट की इमेज बी का एक एलिमेंट बनेगा। इसका उल्टा, ए के दो एलिमेंट की इमेज बी का एक एलिमेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, तब तो फलन रहेगा। अगर प्रांत का हमने प्रांत के दो एलिमेंटों की इमेज सह प्रांत का एक ही एलिमेंट आ जाए, उस कंडीशन में तो ये संबंधित फलन होता है। लेकिन इसका उल्टा, अगर प्रांत के एक एलिमेंट की इमेज सह प्रांत के दो एलिमेंट बन रहे हैं, तो फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रांत के एक एलिमेंट की दो इमेज आ गई, जबकि अद्वितीय होनी चाहिए थी, इसलिए वो फलन नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अब देखें, एन एलिमेंटों में से अगर A1 की इमेज B1 है, B2 है, यानी कि एन एलिमेंटों में से कोई एक एलिमेंट तो इसकी इमेज बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, A2 की। A2 की इमेज इन्हीं एन एलिमेंटों में से कोई एक होगी, इसका मतलब B2 भी हो सकती है उसकी इमेज। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई A1 की इमेज B2 हो गई तो अब A2 की इमेज B2 नहीं हो सकती है। एक ये तो एक या एक से अधिक एलिमेंट की इमेज कोई एक एलिमेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसलिए अब A2 की जो इमेज रहेगी वो भी B2 हो सकती है। इसके अलावा इन एन एलिमेंटों में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इसलिए लिखा है कि A1 की इमेज मान लो NC1 है, A2 की भी NC1, इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। तो AM की इमेज भी इन एन एलिमेंटों में से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए NC1। तो ये जो गुना किए गए हैं, ये कितनी बार है, M बार, क्योंकि M एलिमेंट प्रांत में, तो M बार ये गुना आए हैं। शायद आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया है तो इन लाइनों को दोबारा सुने, समझ में आ जाएगा। NC1 का मतलब होता है N, और ये सभी NC1 NN बनाएंगे, तो ये NN कितनी बार हुए, M बार। N इंटू एन अगर दो बार हो तो N स्क्वायर हो जाता है, और N इंटू एन M बार है तो N की पावर M हो जाएगा। N क्या था, B में अवयवों की संख्या, M क्या था, A में अवयवों की संख्या। तो आज से हम सीधे ही बता पाएंगे क्लियरली कि अगर A में M अवयव हो और B में N अवयव हो, तो A से B पर कुल कितने फलन संभव हैं, तो सीधे ही कहेंगे B के अवयवों की संख्या की पावर A के अवयवों की संख्या। खत्म। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताएं आप कि B से A पर कुल कितने फलन संभव हैं। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि A में 3 एलिमेंट हैं और B में 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल कितने फलन संभव हैं A से B में कितने फलन संभव है, B के अवयवों की संख्या की पावर A के अवयवों की संख्या, यानी 2 की पावर 3, यानी कितने हुए, 8। क्लियर है। तो ये पूछे जाएंगे अब कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार आप गौर फरमाएं पर आपके समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से एलिमेंट रह सकते हैं। ठीक है, और 8 ही बनेंगे। आप किसी भी कंडीशन में तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं, तो ये 8 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते, चाहे प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आपको समझने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपने कर लिए तो आप इसको समझ सकते हैं आराम से। इसके बाद अपन के टॉपिक, 2 टॉपिक स्टार्ट होंगे फलन के लिए। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, फलन किसे कहते हैं, फलन होगा या नहीं होगा, हमने ये पढ़ा था। इसके अलावा अगर 2 सेटों में एलिमेंटों की संख्या दे रखी है ए और बी में, तो ए से बी में कुल कितने फलन संभव हैं, ये हम संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक चालू होता है, यहाँ से नया कॉन्सेप्ट चालू होता है। कॉन्सेप्ट नया ये है कि सम फलन क्या होता है और विषम फलन क्या होता है। तो आज हम सम और विषम फलन के बारे में जल्दी से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है, किसे कहते हैं सम फलन और किसे कहते हैं विषम फलन। ठीक है, तो देखें ध्यान से। एवन फंक्शन सम फलन, फलन एफ डॉट एक्स टू वाई, यानी कि फलन जो है एक्स से वाई में परिभाषित है। तो कोई फलन एक्स जो एक्स, कोई फलन एफ जो एक्स से वाई में परिभाषित है, उसे हम कब बोलेंगे वो समफलन होगा और कब बोलेंगे वो समफलन नहीं होगा। क्लियर सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ तुम्हें, कुछ नहीं करना है। कोई एक्स में कोई फलन दे रखा है हमको, हमें उस एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है। ठीक है, देखो फलन एफ सच दैट एक्स टू वाई को हम सम फलन कहेंगे यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स कॉमा माइनस एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। फलन का जो डोमेन है, दोनों एक्स और माइनस एक्स उसमें होने चाहिए। ठीक है ना, तभी बात संभव होगी। भाई हम कहीं से भी उठाए जा रहे हैं एक्स और पुट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए दोनों, एक्स और माइनस एक्स। तो यानी कि किसी भी एक्स के फलन में हमने एक्स की जगह माइनस एक्स किया और ऐसा करने पर फलन में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स लिया हमने। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स लिया, तो आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखो, यानी कि कॉस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, यानी कि फलन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ऐसा फलन समफलन होता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट यही है समफलन का, हम आज यही सीख रहे हैं कि पहला कॉन्सेप्ट समफलन किसे कहेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है जनरल, कि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करने से अगर फलन में कोई परिवर्तन ना आए तो ऐसे फलन को समफलन कहेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, जो कि दिए गए फलन एफ एक्स के ही बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ गया एफ एक्स के। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन समफलन है। मैंने जो कॉस एक्स का एग्जाम्पल बोला था वो नीचे वाला है, इसको भी आप देख सकते हैं। कॉस एक्स के लिए एक टेलर सीरीज प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वो इस प्रकार से होता है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो उसमें आप कॉस एक्स को पहले इस प्रसार में लिखेंगे, चाहें तो, या ना लेकिन तब भी सही है। और प्रसार में लिखने के बाद हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो नो चेंज हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात घूम फिर करके कॉस माइनस एक्स बराबर हो गया कॉस एक्स के, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया एफ एक्स के। तो हम कहेंगे कि फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स एक समफलन है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम देख सकते हैं फलन समफलन और विषम फलन की शर्त ये भी होती है। तो मैं समफलन की पहले बता रहा हूँ, क्योंकि विषम फलन अभी हमने पढ़ा नहीं है। एक तो हमने ये देखा कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और नो चेंज रहे फलन में तो वो होगा समफलन। दूसरी बात कि अगर ये देखो कॉस एक्स का डायग्राम ऐसा ही होता है। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इससे हमें सीखने को ये मिल रहा है कि अगर कोई फलन ज्योमेट्रिकल हमें दे रखा और पूछ लिया जाए हमसे, उसका हमें कोई समीकरण नहीं दिया, हमने कोई ऐसी एग्जाम्पल में कोई मान लो क्वेश्चन दिया और उसमें ज्योमेट्रिकली फंक्शन दे दिया, वक्र दे दिया और पूछ लिया कि क्या ये वक्र समफलन है। देखो वक्र फलन होगा या नहीं ये तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें। कैसे बता चुका हूँ कि वक्र दिया है तो वाई के समांतर एक रेखा खींचो, अगर उस रेखा ने उस वक्र को केवल एक पॉइंट पर कट किया तो फलन है, तो एक से अधिक पर किया तो फलन नहीं है। लेकिन हम सीख रहे हैं कि फलन तो है वो, लेकिन सम है या नहीं ये बताना है। तो सम फलन हो जाएगा वो वक्र या वो दिया गया फलन यदि ज्योमेट्रिकली जो उसका कर्व है वो कर्व वाई एक्स के समांतर सिमेट्रिक रहे, सममित रहे, यानी वाई एक्स के राइट में जैसा है वैसा ही लेफ्ट में दोहरान हो जाए उसका।
जैसा राइट में है वैसा लेफ्ट में रहे, वाई एक्स के समांतर, सॉरी वाई एक्स के जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट में रहे, तो हम कह देंगे कि वो फलन कैसा है, सम फलन है। यानी कि सम फलन वाई एक्स के समांतर सममित होता है, वाई एक्स के सापेक्ष सममित रहता है। दूसरा पॉइंट है विषम फलन का, यानी कि ऑड फंक्शन। तो कोई फलन एफ ए टू बी जो ए से बी में परिभाषित है को हम विषम फलन कह देंगे यदि एक्स की जगह माइनस एक्स करें, और ऐसा करने पर कहेंगे यदि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और ऐसा करने पर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। यानी कि उस फलन में से एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया और माइनस निकल करके बाहर आ गया, यानी फंक्शन दिए गए फंक्शन का वो नेगेटिव हो गया। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने पर जो फलन है उसमें चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ, माइनस का, यानी माइनस निकल करके बाहर आ गया। तो ऐसे फलन को हम कहेंगे विषम फलन। ठीक है। सम फलन में तो क्या होता है, एक्स की जगह हम माइनस एक्स करते हैं बट तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन विषम फलन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करने से माइनस का चेंज आ जाता है, माइनस बाहर निकल के आ जाता है, और जब ऐसा हो तो हम कहेंगे वो फलन कैसा फलन है, एक विषम फलन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसमें हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया, और हम कह सकते हैं कि ये फलन एक विषम फलन है। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि विषम सम फलन तो देखो, सम फलन वाई के सापेक्ष सममित रहते हैं, ठीक है ना, जबकि विषम फलन जो होते हैं वो विपरीत चतुर्थांश में, विपरीत चतुर्थांश बोल रहा हूँ मैं, जैसा वो पहले में है वैसा वो थर्ड में होगा, जैसा वो सेकंड में है वैसा वो फोर्थ में होगा, जैसा वो फोर्थ में है वैसा वो थर्ड में होगा, जैसा वो सेकंड में है वैसा वो फर्स्ट में होगा। तो सम फलन तो वाई के समांतर सममित रहता है, विषम फलन विपरीत चतुर्थांश में सममित रहता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है विषम फलन को पहचानने का। पहला पॉइंट तो यही है कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, और अगर माइनस का चेंज आ जाए फलन में तो विषम फलन है, और नो चेंज आए तो सम फलन है। अगर दूसरे पॉइंटों की बात करें, वाई के समांतर कोई है फलन तो वो विषम सम फलन है, और अगर विपरीत चतुर्थांशों के सापेक्ष सममित है तो वो विषम फलन है। मूल बिंदु या विपरीत चतुर्थांशों के सापेक्ष सममित होता है, इसे हम पाई घुमाने पर भी बोल सकते हैं। हमने किसी, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है ना, किसी भी स्ट्रक्चर जो कि है, मान लो एक हिस्सा किसी वक्र का बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसकी इमेज को हम पाई एंगल घुमा दें, पाई एंगल घुमाने पर जो कर्व बनेगा वो कर्व उस दिए गए कर्व का क्या हो जाएगा, विषम, विषम बना देगा उसको। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स में हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट कर दें तो ये सीरीज की जाए, सीरीज में ना देखें हम, इसके अलावा डायरेक्ट ही देखने का प्रयास करें तो ऐसे देख सकते हैं कि साइन एक्स में हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करें, साइन माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स के। यानी कि जो फलन दे रखा था साइन एक्स उसमें माइनस का चेंज आ गया, इसलिए साइन एक्स कैसा फलन होता है, विषम फलन। इसका डायग्राम ऐसा होता है, आप देख सकते हो कि इसका जो डायग्राम है वो वाई एक्स के सापेक्ष तो सममित नहीं है। तो अगर वाई एक्स के सापेक्ष सममित नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि क्या, देखो पहले चतुर्थांश में जो पहला चक्र है 0 से पाई तक का, वैसी ही आकृति सेकंड थर्ड चतुर्थांश में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना। उसके बाद में वाई एक्स के राइट में जो दूसरा घुमाव आ रहा है, दूसरा जो चक्कर आ रहा है पाई से 2 पाई तक का, पाई से 2 पाई तक का, ठीक है ना, वो रिपीट हो रहा है सेकंड चतुर्थांश में, हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर विपरीत चतुर्थांश में रिपीट हो जाए, रिपीटेशन हो, तो हम कहेंगे कि ऐसा फलन ज्योमेट्रिकली विषम फलन होता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से फलन तो समफलन होंगे और कौन कौन से फलन विषम फलन होंगे। तो आपको मैं इतना बता देता हूँ कि log x या log वाले जो फंक्शन हैं उन्हें छोड़ करके आप किसी फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली x की जगह माइनस एक्स पुट करके,
तो जो फलन नो चेंज रहे वो तो सम हो जाएंगे, और जिनमें माइनस का अंतर आ जाए वो विषम हो जाएंगे। लॉग एक्स का थोड़ा सा अलग से एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि लॉग एक्स को हम, लॉग वाले फंक्शन को हम दिखाना चाहें कि भाई लॉग वाला फंक्शन सम है या विषम है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये चलता है, ये रहता है कि हम एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इन दोनों को ऐड करके चेक करें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करने से एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे कि लॉग एक्स वाला जो फलन है, वो लॉग वाला फलन जो भी है वो विषम फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ एक एग्जांपल लॉग एक्स वाला दे रखा है, मैं उसे तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। थर्ड एग्जांपल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने यहाँ पे एक साइड में नोट भी लिखा हुआ है कि लॉग आने पर सदैव भी एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब ऑड और इवन का पता कर पाएंगे। ठीक है, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, जो भी लॉग के अंदर दे रखा है मैंने उसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट किया, और प्लस एफ ऑफ एक्स दूसरे वाले पद में हमने जैसा था वैसा ही रखा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो उस प्रॉपर्टी को अगले स्टेप में हमने यूज किया। उसके बाद में ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो गुणन होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लॉग के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, ऐसी क्वांटिटी बन रही थी, तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली कॉन्सेप्ट को यूज किया, और उससे आगे वाली स्टेप सॉल्व हुई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और केवल लॉग के अंदर वन बचा, और लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ चुकी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे ना कि अतः यह एक विषम फलन है। क्लियर है? और आगे के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें आप उनको ट्राई कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। ना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि पहले आप खुद करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, बातें आपके जहन तक उतरी हैं, तो कोशिश करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकें, फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकें, इसको लाइक कर सकें और सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद जय भारत।